नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक़्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अग्निवीर। अग्निवीर का आखिर देश में क्यों विरोध जो है कुछ पार्टियाँ कर रही हैं। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं रविंद्र कुमार शर्मा जी जो पूर्व सैनिक हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ के। बहुत-बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। हमारे साथ अमरजीत अरोड़ा जी हैं जो विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रशिक्षण समिति के। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अरोड़ा साहब। हमारे साथ श्याम विलास साहू जी मौजूद हैं जो पूर्व सैनिक हैं भारतीय वायुसेना से। श्याम विलास साहू साहब आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज का जो विषय है कि अग्निवीर का आखिर विरोध क्यों हो रहा है। जब से अग्निवीर योजना का नाम आया है तब से भारत सरकार का लगातार विरोध किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये उनका अपमान है, ये भी बताया जा रहा है। और यही जो है संसद में भी राहुल गांधी के द्वारा ये उठाया गया कि अग्निवीर योजना के तहत जो भी हमारे सैनिक जाते हैं और वो शहीद होते हैं, उनको शहीद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो मैं सीधे रविंद्र कुमार शर्मा जी से ही पूछता हूँ कि आपके हिसाब से सरकार जो भारत सरकार अग्निवीर योजना जो लाई, इसका क्या उद्देश्य था? क्या आपको लगता था कि इससे क्या देश का भला होने वाला है? आखिर हम वैसे ही साधारण जो सेना की भर्तियाँ जो निकलती थी, साधारण सैनिक जिस तरह से भर्ती किए जाते थे, ठीक वैसे ही योजना चलने देनी चाहिए थी। क्या उससे क्या नुकसान था और इससे फायदा क्या? जी। धन्यवाद आदरणीय। ये जो योजना गवर्नमेंट लेकर के आई है ये तो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो पूर्व सरकारें रही हैं उनका कोई मंतव्य ऐसा नहीं था। इसके फायदे और नुकसान अलग अलग हैं। देखिए इसके 98% तो उसके फायदे ही फायदे हैं। कारण कि जिस तरह से आपको सभी को पता है कि सेनाएं कानूनी रूप से डिसिप्लिन होती हैं, उनके अंदर एटिकेट्स होते हैं, उनके अंदर हर चीज की समझ होती है। और अगर हमारे देश के युवा ज्यादा से ज्यादा आर्मी के अंदर जाकर के ट्रेंड होकर के, आर्मी मतलब तीनों सर्विसेज, उनसे बाहर होकर निकलेंगे तो एक सभ्य लोग होंगे, वो लोग डिसिप्लिन होंगे, उन लोगों का कोई उनका एक अच्छा भविष्य उनको मिलेगा, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। दूसरा जो ये विपक्ष इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करवा रहा है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी रोटियां सेकने का कार्य इसके अंदर कर रहा है। अब विश्व के आप बहुत सारे देश देखिए जहां पर डिफेंस सर्विसेज कंपलसरी हैं। आप इजराइल ले लीजिए, आप और बाकी बहुत सारे देश हैं जहां पर कंपलसरी लड़के और लड़कियों के लिए। उसी राह पे चलते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये स्कीम लेके आए थे। और विपक्ष ने जितनी भी चीजें बताई हैं वो सारी उलट बताई हैं। कोई भी असलियत से किसी का कोई दूर दूर तक नाता नहीं। देखिए कोई भी योजना होती है जब वो स्टार्टिंग में, तो उसमें कुछ खामियां तो हो सकती हैं, और उन खामियों पर हम डिस्कस भी कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, खामियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन किसी योजना को जड़ से नकार देना, ये कहीं का कोई मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर कहीं कोई बुद्धिमत्ता की बात है। जी। कहीं न कहीं जो विपक्ष का काम बन गया है कि सरकार की हर नीति का विरोध करना, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो खराब हो। हमारे साथ में श्याम विलास साहू साहब हैं। साहू साहब क्या लगता है आपको कि विरोध करने के पीछे आखिर विपक्ष की क्या मंशा है? कुछ ऐसी योजनाएँ हैं जिनमें संशोधन हो सकता है तो उसके लिए सरकार को सुझाव देने चाहिए। अगर उसकी कोई नीति ऐसी गलत है और जिसमें वाक़ई में लगता है कि इससे नुकसान है देश को, तो ये बताना भी तो चाहिए कि इससे क्या नुकसान है और ये देश के युवाओं को भी पता होना चाहिए। जी। आपका ऑडियो बंद है, म्यूट है आपका ऑडियो। अब ऑन करें। धन्यवाद। जी, जी। आज जो अपने देश की राजनीति है वो बहुत ही दूषित हो चुकी है। पक्ष विपक्ष मैं नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी कहते हैं कि आपातकाल होते हैं ना, आपत्ति में भी जो है अवसर ढूंढने की कोशिश करता है, और ये तो बड़ी सामान्य स्थिति है। कोई भी अवसर ढूंढेगा। एक्चुअली किसी को जनता से लेना देना ज्यादा नहीं होता। बहुत कम लोग हैं नेता जो जनता से जिनका बहुत ज्यादा लगाव हो, वो अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जैसा कि रविंद्र भाई ने अभी बताया। असल में इसमें खामियां हो सकती हैं, उसके सुधार के लिए सलाह दी जा सकती है, राय दी जा सकती है, लेकिन सिरे से नकार देना बिल्कुल गलत है, जैसा कि रविंद्र भाई ने कहा है। अब जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, आप देखिए सर, कहीं भी देखिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, सरकारी कर्मचारियों से सभी लोग जो भी आप जाइए तो उसमें लोग खुश नहीं होते, उनसे उनके कार्य से खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट है। परमानेंट होने से क्या होगा कि भाई कोई निकालेगा नहीं, काम करो चाहे ना करो। तो यहाँ पर निकाले जाने की भी कोई न कोई प्रावधान होना चाहिए। तो
कोई भी किसी की चार्जशीट करने से भी डरता है। भाई हम चार्जशीट करेंगे, 1, 2, 3, 4 करेंगे, काम नहीं करेगा, अवहेलना करेगा आदेश की तो इसमें भी लोग तो कुल मिलाकर के देखिए, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, क्योंकि उसमें आप कोई ढंग से काम करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी। सरकारी नौकरी सबको चाहिए, और सरकारी नौकरियों से जो है परेशान सभी हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से। तो इसमें एक डिसिप्लिन आनी चाहिए। डिसिप्लिन कैसे होगी? जैसे सिविल में होता है, आप जाइए, आप काम कीजिए, ठीक है, आप योग्य हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो 3 महीने की नोटिस देके आपको निकाल देगा। या फिर तुरंत ही आज ही बोलेगा 3 महीने का एडवांस लो, 3 महीने की बेसिक पेमेंट सैलरी लो और जाओ। जबकि ऐसा फौज में नहीं होता। तो इसमें अभी जो है डिसिप्लिन आनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो डिसिप्लिन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ट्रायल में रखना पड़ेगा। एक तरह ट्रायल है, अगर आप अच्छे हैं, आप ओबीडियंट हैं, आप डिसिप्लिन हैं, आप काम के प्रति बिल्कुल लगाव रखते हैं, स्वाभाविक आपको अडॉप्ट कर लिया जाएगा वहाँ। तो उसमें कोई दो राय नहीं। अब कोई भी कर्मचारी जो प्रेजेंट समस्या जो होती है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, उसको परमानेंट जॉब चाहिए। आगे वो परफॉर्म कैसा करेगा वो एक अलग बात है। तो परमानेंट जॉब के चक्कर में सारा जो यंगस्टर है, तो सारे जो वेट कर रहे हैं कि हमें बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए, वो सब प्रेजेंट में जो विरोध कर रहे हैं राजनीतिबाज, उनके साथ में हो गए हैं, क्योंकि उनको परमानेंट जॉब चाहिए और इनको उसमें रोटियां सेकनी है, तो उन्होंने इनको प्रयोग कर दिया है। प्रैक्टिकली ये देश हित में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बाई चांस उनको जो चाहिए, दोनों चीजें ये मिल गई हैं, उनको परमानेंट जॉब चाहिए और इनको अपना इसी में से फायदा देखना है, इसी में से हमको अपनी रोटियां सेकनी, ये दिख रहा है। तो ये एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। चाहे काम करें चाहे ना करें, हमें क्या चाहिए? हमें प्रैक्टिकली ये चाहिए कि बहुत ही ओबीडियंट, बहुत ही डिसिप्लिन लोग चाहिए। और ये कोई फौज में कोई चला गया है तो डिसिप्लिन ही है, ये जरूरी नहीं है। तो उसको ट्रायल पे रखना चाहिए कुछ समय के लिए, तो अच्छा है। जी, कहने का अर्थ ये है कि अगर अग्निवीर योजना से युवा जो निकलेंगे वो बाकायदा अनुशासित होंगे और उन्हें लोग जो है जल्दी हायर करने में भी आसानी होगी। और इससे क्या है कि जो लोग अपने देश के अंदर अनुशासित नहीं रहते हैं, लेकिन नौकरी तो चाहते हैं, समय से जाते नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अग्निवीर खतरा हो सकते हैं। ऐसे लोग जो शायद राष्ट्र हित के लिए भी काम करेंगे, करप्शन से दूर भी रहेंगे और वो भी अपराध से बचने की कोशिश करेंगे ताकि क्राइम उनसे न हो सके। क्योंकि जो कंपनी के लोग हैं या फिर हम तमाम जगहों को देखें, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं सरकार की जो चाहती हैं कि हमारे यहाँ जो है अगर सैनिक काम करेंगे तो अनुशासित होकर के काम करेंगे, दूसरों से भी करवाएंगे। लेकिन वही अगर सैनिक से ये अपेक्षा करे कि ये रिटायरमेंट के बाद में आए, तब तो पूरी उम्र निकल चुकी होती है। लेकिन ये 4 साल 5 साल में जो अनुशासन उन्होंने सीखा होगा और जो कुछ भी सीखा होगा, वो अपनी पूरी ताकत के साथ में वहां पर काम भी कर पाएंगे। जी, हमारे साथ में अमरजीत अरोड़ा साहब हैं। अरोड़ा साहब, अग्निवीर योजना पर आप कैसे देखते हैं? इस योजना को आप कैसे देखते हैं? जी। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं इसके विषय में एक छोटी-सी उदाहरण बताता हूँ जो सारी बातें क्लियर कर देगी। जी। मैं बहुत पहले की बात करता हूँ कि हमारे मोहल्ले में एक सुरेंद्र नाम का लड़का रहता था, तो बहुत ही शरारती था जब हम छोटे थे। वो इतना शरारती था कि मतलब गली में हर तंग था, तो उसका फादर उसको कहता है कि मैं तुझे फौज में भर्ती करवा दूँगा। और ऐसा ही हुआ, उसने उसको फौज में भर्ती करवा दिया। जब वो ट्रेनिंग करके वापस आया हमारी गली में, तो वो इतना कोऑपरेटिव था, इतना सहायक था, हर आदमी के साथ रिस्पेक्ट से बोलता था, आदर और सब कुछ करने लगा जैसे हम सभी कहते थे कि ये गली का सबसे अच्छा लड़का है। ये सेना की ट्रेनिंग का प्रभाव है। एक बात, दूसरी बात, उसके फादर ने, ये बात मैं अराउंड 65-70 की गल कर रहा हूँ। 65 में भी एक आदमी को विश्वास था कि ये बेटा मेरा आर्मी में जाएगा तो सुधर के आएगा, एक सभ्य बन जाएगा और देश के लिए प्रोडक्टिव होगा। यही आज अग्निवीर की बात है। मैंने जो पढ़ा है, 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के लोग जाते हैं। अगर वो लोग जाएंगे वहां, उसके बाद 4 साल की ट्रेनिंग के बाद निकलेंगे, तो आप सोचिए वो क्या बन के जाएंगे। उसी लड़के की तरह होंगे जो हर जगह अपने आप को सेटल करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि सेटल होने के लिए एटीट्यूड चाहिए,
परमानेंट नौकरियां, सरकारी नौकरियां हैं कितनी? सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, हम लोग बहुत हैं, सभी लोग अपनी अपनी मेहनत करके अपने अपने तरीके से कमा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। तो इस तरह की सोचना कि परमानेंट नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसी बात से तो ना तो देश चल सकता है, ना हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है, इनको 30 से 40 हजार तक की सैलरी मिलती है जब वो जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, जो आपके स्कूल में से 12वीं में से 12th करके बच्चा निकलता है, क्या वो 30 से 40 हजार कमा लेता है? कोई नहीं कमाता, आपको नजर आएगा। कोई पॉलिसी वाला उसको रख रहा है 5,000 दे रहा है, कोई स्कूल वाला रख रहा है 10,000 दे रहा है, तो मतलब उसको कुछ नहीं मिलता। जबकि वहां ट्रेनिंग करने के बाद जो बाहर आता है तो नौकरियां मिलती हैं, उसमें भी प्रेफरेंस है, कुछ कोटा है, जितना मैंने पढ़ा था तो वो भी है। तो जो सबसे बड़ी बात है, देश को एक सभ्य, जैसे आज देश में पिछले 10 सालों में देखा आपने, देश में राष्ट्र विरोध करने वाले और हिंदू विरोध करने वाले, राष्ट्र प्रेम की कमी आ रही है, विरोधी लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे देश को इमीडिएटली सभ्य संस्कार देने की आवश्यकता है और ये अग्निवीर कर सकता है। इसलिए मेरे विचार में ये एक बहुत बड़ी अच्छी योजना है, पर विरोध इसका इसलिए हो रहा है कि विरोधियों ने अब विरोध ही करना सीख लिया। उनको सकारात्मकता या नकारात्मकता ढूंढनी नहीं आती। सत्ता का विरोध करना है, चाहे प्रधानमंत्री बोल रहा है, चाहे कुछ और हो रहा है, कोई जवाब आ रहा है तो संसद में बोलना है, चलने नहीं देनी है। मतलब एक नकारात्मकता सी विरोधियों में आ गई है, जिसके कारण इसका विरोध हो रहा है और कोई कारण नजर नहीं आता। बस ये मुझे इतना ही कहना है। जी, लेकिन आपको लगता नहीं है कि 14 साल सत्ता में रहना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है? एक तरह से धीरे-धीरे होने जा रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 2047 जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को की अगर हम बात करें, क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं या बहुत सारी मीटिंगें कर रहे हैं या बहुत सारी योजनाएँ ला रहे हैं, वहाँ व्यक्ति मिशन पर है, उसका सत्ता से कोई लेना-देना नहीं है। सत्ता में चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भावना है, ये है कि कार्यकर्ता ही उनका झाड़ू मारने वाला भी कार्यकर्ता अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो खास करके लागू होती ही है, कि वही चीज़ देखने को मिल रही है जो बात मैंने अभी कही आपसे। तो उनकी जो भावना है वो लोग मिशन पर हैं, उसके बाद में उनको क्या करना है वो एक योजनाबद्ध तरीके से आए हैं। उनको कब क्या करना है ये उन्होंने ठान लिया है कि कब हमने इस पंचवर्षीय में करना है, कब हमने अगले पंचवर्षीय में करना है, हमको कितना जो है आगे देना है, कितना पीछे देना है, वो सारी चीजें योजनाबद्ध तरीके से चल ही रही है। लेकिन हम रविंद्र कुमार शर्मा जी से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो राजनीति के अंदर अगर यही अनुशासित लोग राजनीति में भी आज नहीं तो कल आएंगे ही, अगर ये ऐसी योजनाएं चलेंगी और ये योजना अगर सफल रही, जिस तरह की हम सोच रहे हैं कि इजराइल के अंदर अगर हम देखें तो देशभक्ति चरम पर है, वहां के हर नागरिक के लिए देशभक्ति प्रथम है, तो यहाँ भी जो है नेशन फर्स्ट की जो विचारधारा है वो आएगी, तो आपको लगता है कि राजनीति में भी बहुत ज्यादा गंदगी साफ होगी? जी। आनंद देखिए, अगर शुरू से ही किसी बच्चे के अंदर में देशभक्ति या नैतिकता या फिर अच्छी विचारधारा हम भर दें बचपन छोटे से ही, तो वो आगे जाकर और भी ज्यादा फलीभूत होती है। यही हमारे राजनीति का है। अगर हम आज के वक्त में देखें तो राजनीति के अंदर में कितने संख्या उन नेताओं की है जो कि पढ़े हुए हैं, ज्यादातर जो पढ़े हुए अनपढ़ ही हैं। कोई 9वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, कोई 5वीं। ये हाल तो आज की राजनीति का है। दूसरा, जो ये जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं बराबर अग्निवीर योजना का, इनमें से कितने नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी इवन एक दिन के लिए भी ये देश की सेवा की हो या इनके बच्चे किसी भी तीनों सर्विसेज में कहीं गए हो। तो जब आदमी को किसी चीज के बारे में एबीसीडी का भी ज्ञान ना हो और वो इतना बड़ा लेक्चर देने लगे, तो समझ लो कि वो आदमी कितना बड़ा बेवकूफ होगा। और उससे भी बेवकूफ हमारी जनता है जो कि उनकी बातों पर भरोसा करती है। अब मैं इनके आपको कुछ तथ्य बताता हूँ कि जिनके आधार पर इन्होंने इस योजना को नकारा है विपक्ष ने। पहला ये बोलते हैं कि जो तीनों सर्विसेज है इनके अंदर में अस्थायीकरण हो जाएगा, मतलब अनस्टेबिलिटी होगी। जो टेम्परेरी लोग होंगे, जिनको जो अग्निवीर हैं, जिनको ये बोल रहे हैं कि 4 साल के लिए आ रहे हैं तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ
इस पॉलिसी के अंदर में बोला गया है, जो अभी तक है, रिफॉर्म हो रहे हैं वो अलग चीज है, कि हम इनमें से 20 से 25% लोग रखेंगे। इसका मतलब अगर 25% ये लोग रहते हैं तो बाकी 75% जो है, जो परमानेंट वाले हैं वो रहेंगे। सिर्फ 25% वो लोग हैं, और वो परमानेंट हो जाएंगे फिर। और फिर इनके ऊपर वो कहाँ से इनके ऊपर हमारा निर्भर हो जाएंगे हम इनके ऊपर। ये बिल्कुल गलत है इनका। अब ये कहते हैं रोजगार की सुरक्षा नहीं होगी, कैसे सुरक्षा नहीं होगी उन लोगों की? जो अग्निवीर से बाहर आएंगे वो लोग, उन लोगों के पास में सर्टिफिकेट होगा, उनको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं, वो लोग इनके लिए वहां पर वैकेंसी रिजर्व होंगी। दूसरा बोलते हैं अनुभव और विशेषज्ञता जो है कि जो ये छोटे से कार्य के बाद में जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं काम करने वाले डिफेंस सर्विस के अंदर, उन पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बल्कि ये लोग वहां से एक विशेषता लेकर के बाहर आएंगे, जिससे कि जितने टाइम वो वहां पर रहेंगे वहां का फायदा होगा, फिर बाहर में आकर के वो उस काम को कर सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि भाई भविष्य की अनिश्चितता है इसके अंदर, फ्यूचर इज नॉट डेफिनेट। तो मुझे एक चीज बताएं, जो जिस बच्चे को, अगर हम कांग्रेस के टाइम की बात करते हैं, उस टाइम कितने बच्चों को इन्होंने नौकरियां दी थी, कितनों को इन्होंने रोजगार दिया था? आज कम से कम ये गवर्नमेंट 4 साल की आपको नौकरी दे रही है। हम जो पॉलिसी एग्जिस्ट है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और 4 साल के बाद में आपको क्या क्या दे रही है, कितने बेनिफिट्स आपको दे रही है, वो इन लोगों को नहीं दिखता है। अगले इनको ये बोलते हैं कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा सामाजिक और आर्थिक, मुझे बताएं। देखिए, समाज के अंदर में ये प्रभाव पड़ेगा कि हमारा समाज एक उच्च विचारधारा वाला हो जाएगा। हमारे समाज के अंदर में देश के प्रति प्रेम जग जाएगा। हमारे देश में कल को अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमें लड़ाके मिलेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये योजना इतनी बुरी है या बुरी होती, तब जो दूसरा समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, वहां पर मस्जिदों से आवाज लगाई जा रही है कि आप जाइए अग्निवीर में भर्ती हुई, अग्निवीर में भर्ती हुई, अग्निवीर में भर्ती हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं योजना अच्छी है, इसीलिए वो लोग वहां पर जाने। क्योंकि जब वो बाहर आते हैं, एक मुश्त 10-12 लाख रुपए लेके आते हैं। अगर आप आज पूरे खर्चे करने के बाद में, मुश्किल से मुझे नहीं लगता कोई आम आदमी 2 लाख रुपए साल का बचाता है, 2 या 2.25 लाख। तो वहां से ये मिलता है इनको। अब ये कहते हैं कि ये जो हाल है, ये पारंपरिक सेना संरचना का उल्लंघन मैं होगा। आपको यहाँ पर टोकूंगा भी एक चीज के लिए, कि जो आपने अभी कहा कि मस्जिदों से ऐलान हुआ है, कभी मस्जिदों से ऐलान इस बात के लिए कभी नहीं किया गया कि आप सेना में भर्ती हुई, क्योंकि वहां तो एक लंबा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, सेना में रहना पड़ता है, देश की सेवा करनी पड़ती है। क्या दूसरा भी पहलू हो सकता है कि 4 साल के लिए जाके इस बात के लिए रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग बिल्कुल। लेने हाँ, के नहीं लिए, नहीं नहीं, ना 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 ना, ये सरकार एक ट्रेनिंग करवा रही है जी, ये कोई नए तरीके का एक जिहाद तो नहीं शुरू होने वाला है जी? ये जो चीज है, जो वहां से आवाज उठ रही है, कभी राहुल गांधी ने इसके खिलाफ बोला कि वहां से आवाज क्यों उठ रही है? इसका दूसरा पक्ष आप देखिए, 4 साल में फ्री में, मुफ्त में उनको ट्रेंड लोग मिल जाएंगे कि किस तरह से लड़ना है, किस तरह से छिपकर कर वार करना है, कौन सा हथियार किस तरीके से चलाना है। ये उस रास्ते पर जा रहे हैं, एक जिहादी फौज को तैयार कर रहे हैं। तो हमको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस जिहादी मानसिकता को, इस जिहाद को तैयार करने में सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मनोवृत्ति है वो ये है कि इस देश के अंदर में दंगे हों, कुछ हो, अगर कल को दंगे भी होते तो दूसरा पक्ष इसमें जीतना चाहिए। ये राहुल गांधी की मानसिकता है, और वही मानसिकता उसने अभी पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाई। एक और सांसद ने वो मानसिकता पार्लियामेंट के अंदर दिखाई थी शपथ लेते हुए। दूसरा ये देखिए, ये कहते हैं कि राजनीतिक मतभेद, मेरे विचार से इस सारे एजेंडे के अंदर में अगर हम बीजेपी को छोड़ दें, बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी ने ही इस पॉलिसी का विरोध किया है। मैं एक बार पूछता हूँ कि अगर कोई आदमी कोई प्रोग्राम लेकर के आता है, कोई नई पॉलिसी लेकर के आता है, तो वो उस पॉलिसी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने से पहले वो अकेला ही नहीं, बल्कि जो एक कमेटी होती है, पूरी कमेटी बैठ करके उसके ऊपर में डिटेल में डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद में उसको पब्लिक में लेकर के आते हैं। अब इन लोगों को, जिसको फौज की एबीसीडी नहीं पता है, इन लोगों ने उसके ऊपर में बाण चलाने चालू कर दी कि ये इस तरह से गलत है, उस तरह से गलत है। कैसे गलत है ये? कभी राहुल गांधी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके बताए थे इसकी क्या क्या कमियां हैं? ये तो उनको बताना चाहिए ना। इससे हमें देखिए, युवा में क्या होगा, जितने भी युवा होंगे, इसका एक फायदा और होगा कि हमारी फौज हर वक्त, हमारे पास में नया खून अवेलेबल रहेगा। देखिए, एक स्टेज के बाद में धीरे धीरे लोग बुढ़े होने लगते हैं, लेकिन हमारे पास में नया ब्लड हमेशा तैयार रहेगा। क्योंकि ये अग्निवीर योजना का जो
एज फैक्टर अगर आप देखो तो 18 साल से चालू करें, 18 और 4 22 साल, 4 साल, ये 22 साल तक के बच्चे हमारे पास में रहेंगे। मान्यवर, धन्यवाद। जी, श्यामविलास साहू साहब जो सवाल किया है शर्मा जी ने और साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी जी एक अलग से प्लेटफॉर्म पर मंच पर आकर के बातें क्यों नहीं बताते हैं, इस बात को रखें कि क्या चीज इसमें कमी है, जो चीजें हैं वो आकर के जो है रखें और उनको बताए जाए ताकि उसमें सरकार भी जो है सुधार कर सके, सुझाव भी भेजें। जी जी, धन्यवाद। इसमें मुझे जो पॉलिटिकली जो लगता है कि विरोध करना है बस, जिसपे इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं दिखता हमको। विरोध करना, जो भी सरकार पॉलिसी लाएगी उसका विरोध करना। संभवतः ये पार्टी अगर दूसरी तरफ होती टेबल के तो दूसरी पार्टी भी शायद यही करती। तो जो भी है, होना नहीं चाहिए कि देश के हित में हो, जो भी पॉलिसी हो, साथ ही जनता के हित में हो। और मुझे ये पॉलिसी दोनों के हित में लगती है। तो विरोध करना है तो विरोध करें, लेकिन उसमें तथ्यों के आधार पर कहें, ऐसे कोई तथ्य दे नहीं रहे हैं। जी केवल ये है कि 4 साल के बाद निकाल दोगे तो क्या होगा? 4 साल में निकाल कैसे दिया जाएगा? अगर आप 25% 30% के बीच में आते हैं तो कैसे निकाले जाओगे? और अगर आप नहीं, दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि सेवानिवृत्त के बाद अग्निवीरों को क्या लाभ मिलेंगे, इसको लेकर के भी क्लियर भारत सरकार ने किया, अपने पोर्टल पर कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नया जीवन शुरू करने के लिए 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो लोग उद्यमी बनना चाहते हैं, लोकल फॉर वोकल वाले जो अपने जो कार्यक्रम जो चलाना चाहते हैं और व्यवसाय जो शुरू करेंगे, उन्हें व्यवसाय ऋण प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। ये जो है बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगते हैं, उनमें सरकार सहायता करेगी। निश्चित तौर पर जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आगे की पढ़ाई के लिए सरकार ब्रिजिंग कोर्स की भी व्यवस्था उनके लिए करेगी। और यदि इस तरह के करियर चुनते हैं, उन्हें सीएपीएफ, असम राइफल्स और पुलिस भर्ती में भी प्राथमिकता मिलेगी। जो लोग पुलिस की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण जो है साबित होगी। और साथ ही आईटी, सुरक्षा और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी सेवानिवृत्त अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीरों को पहले 30,000 रुपए वेतन मिलेगा, फिर हर साल 10% की बढ़ोतरी होगी, यानी दूसरे साल उनका वेतन 33,000 रुपए, तीसरे साल 36 और चौथे साल 40,000 रुपए होगा। ये वेतन अलग मिलेगा। लेकिन आपको ये लगता है कि जो 25% की जो बात कही जा रही है कि जो हम 100 लोग लेंगे, उनमें से 25 लोग तो 25 सैनिकों को हमारे सेना ले लेंगे। अब जो 75% बचेंगे, उनमें 25% शायद अन्य तैयारियों में चले जाएं, जैसे पुलिस हो गया या फिर वो असम राइफल्स हो गया या सीएसएफ वगैरह में की भी तैयारी जो है कर सकते हैं और वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बाकी के लोग हैं वो शायद व्यापार में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं या फिर सरकार के बहुत सारे उपक्रम चलते हैं, वहां भी जो है आवेदन कर सकते हैं और वो लग भी सकते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं देश का तो भला है। उनकी नजर में देश प्रथम है, भ्रष्टाचार उनके लिए दूसरे नंबर पे है। भ्रष्टाचार उनके लिए जो है एक दीमक की तरह उनकी नजरों में होगा और शायद वो करेंगे भी नहीं। उससे उनको देख करके शायद देश के अन्य भी नागरिक इस बात से सबक भी लें। आवाज उठाने वाले लोग एक तो ज्यादातर सिस्टम के अंदर मिल जाएंगे। जैसे आज अगर हम लगते हैं 5 लाख रुपए देकर के, 10 लाख रुपए देकर के, तो वहां हम अपने सीनियर्स को कुछ बोल नहीं पाते। हमें पता है कि सीनियर घूस ले रहा है, लेकिन हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अगर वही एक सैनिक जो है, जो सेना से निकला है, अनुशासित है, उसको पता है कि क्या जो है डिसिप्लिन है, इसके लिए नेशन फर्स्ट है, वो आवाज उठाएगा अपने सीनियर्स के खिलाफ। वहां पर उसको वो सीनियर नहीं दिखेगा, वहां पर वो एक जो है करप्ट उसको अपना ऑफिसर्स दिखेगा और करप्शन के खिलाफ भी आवाज जो है लगाएगा, उठाएगा। एक नहीं तो दो नहीं, मैं कहता हूँ शायद 2% मौन हो सकते। पहली बात तो जो सैनिक आएंगे, जो 75%, वो सबके सब आवाज उठाएंगे। अगर वो सिस्टम के अंदर घुल मिल जाएंगे तो अन्य लोगों को भी बल मिलेगा आवाज में आवाज मिलाने का, आवाज उठाने का। और शायद हम करप्शन से लड़ने का जो एकमात्र तरीका है, जिसे आज तक अपनाया नहीं है और इजराइल में बहुत बखूबी लॉन्च है और चल रहा है, पूरी दुनिया जानती है, जिनके आसपास इतने सारे मुस्लिम देश हैं जो उनके ऊपर हमला करने तक की नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं कि इजराइल से बच कर के रहिए, कैसे बच कर के रहा जाए। जरा सा देश है, मुट्ठी भर का देश है। और सोचिए कि इतने जो तमाम जो बॉर्डर पर ही उनके इतने इस्लामिक देश हैं और जो अपना संगठन बना के चलते हैं, लेकिन उनके बीच में एक तरह से हम कहें कि जाल के बीच में बाज को फांसना बहुत आसान है, लेकिन बाज को मालूम भी है कि कैसे हमें निकलना है। जी साहब साहब। जी, एक्चुअली इसमें जो मेरी समझ में आता है, सरकार ऐसा नहीं कहेगी लेकिन मैं कहता हूँ। और ये एक तरह से तैयारी है, अगर बाई चांस गृह युद्ध की स्थिति बनती है, ठीक है? क्योंकि अगर कुछ ऐसे हार्ड कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि
जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून अगर आ जाए, ठीक है, जो आएगा ही, तो आगे चल के क्या होगा? अगर बाई चांस किसी ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का उल्लंघन किया, तो हो सकता है कि उसको वोटिंग राइट से निकाल दिया जाए, उसका वोटिंग राइट कट कर दिया जाए। तो इस तरह से करके जो हार्ड पोजीशन होगी सरकार की, जैसे हार्ड स्टैंड लेगी, तो शायद ऐसा ना हो सकता है जैसे कि कोरोना काल में हुआ था कि पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ संभव है, तो उस समय हमारे पास में अग्निवीर होगी, हमारे पास रिजर्व सेना होगी, और अगर अग्निवीर वो घर में भी है, तो सिंपली सरेंडर नहीं करेगा, भागेगा नहीं, वो उसके रहने से उसके आसपास के लोगों में, प्लस उसके अपने परिवार में, प्लस वो स्वयं के लिए एक सुरक्षा की भावना होगी। वो एक शील्ड की तरह काम करेगा, वो भागेगा नहीं, सिंपली सरेंडर करके मारा नहीं जाएगा। तो गृह युद्ध की स्थिति अगर बनती है, तो उसमें जितने भी अग्निवीर होंगे, अगर अगर वो कॉल बैक कर लिए गए तो भी वहां काम करेंगे, या कि घर में रहेंगे, कहीं सिविल में रहेंगे, बाहर रहेंगे, तो भी काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है देश हित में, मेरा ये मानना है। अब इसको जी सरकार कहेगी नहीं, लेकिन मेरा जो एजम्पशन है, मेरा अनुमान है, वो ये है। जी तो इनके जो भी लीडर हैं, जो भी आ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनको इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। धन्यवाद। जी। अमरजीत अरोड़ा साहब, जो 3 नए कानून आए हैं, उनके बाद में आपको लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है, कहीं न कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है, उनका मिशन आगे पूरा करने के लिए, और जो हमारे तमाम क्रांतिकारी थे, 7.5 लाख क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी आहुति दे दी इस जो है आज़ादी की लड़ाई में। तो क्या एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, जो हम भगत सिंह हर घर में पैदा होते देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना से, मरने की भावना से, देश के लिए ऐसे लोग भी पैदा होने लगेंगे धीरे-धीरे, क्योंकि एक अनुशासन और जो चीज़ें एक समाज खोता जा रहा है, वो भी कहीं न कहीं ऐसे परिवार भी हमारे बीच में बनेंगे, जिनमें संतुलन पैदा होगा, जिनमें बहुत सारी चीज़ें आएँगी। क्योंकि एक सैनिक जब सेना में जाता है, वो स्वयं में तो अनुशासित होके रह जाता है, लेकिन उसका परिवार शायद पीछे छूट जाता है, क्योंकि वो परिवार के बाद में बहुत आगे देश के लिए यही करता है। लेकिन जो 4 साल के बाद में आ जाएँगे, वो निश्चित तौर पर अनुशासित होंगे ही, तो फैमिली में भी कहीं न कहीं अनुशासन लागू जो है करेंगे, अपने जो कार्य जो करेंगे, जो उत्मी बनेंगे, अगर हम बात करें, या कहीं भी जाएँगे तो वहाँ भी अनुशासन लाने का ही प्रयास होगा। जी। जी, आदरणीय आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ये जो अग्निवीर स्कीम है, ये एक संस्कार, संस्कृति लोगों में भर देगी। राष्ट्रीयता की, भारतीयता की जो संस्कृति भर देगी, उसके साथ ये होगा कि लोग अपने आप में एक दूसरे का ध्यान रखने शुरू कर देंगे और कोऑपरेटिव हो जाएंगे। तीसरी बात, जब वो अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर आएंगे, तो उनमें देश के प्रति जो प्रेम बढ़ेगा, वो देश की प्रगति के लिए सहायक होगा। क्योंकि कहीं गलत हो रहा है तो उनमें दम होगा, हिम्मत होगी उस बात को रोकने की, और जिससे कि अगर अग्निवीर बाहर काफी सारे आ जाएंगे, तो हमारे देश की व्यवस्था में भी सुधार आएगा। तीसरी बात, जैसे आपने पहले कही, अगर अग्निवीर सभी होना शुरू हो जाएंगे, तो हो सकता है हमारी पॉलिटिक्स में वो अग्निवीर वाले लोग आने शुरू हो जाएं, जिनको नेतृत्व की भी समझ हो, जिनको देश की भी समझ हो। अब सोच के देखिए, जब अग्निवीर स्कीम लॉन्च की गई, तो कितनी एनालिसिस, कितनी रिसर्च, कितनी एक्सपर्ट लोगों की डिस्कशन के बाद की गई। और यहाँ जो विरोध करने वाला होता है, घर से उठ के आता है, माइक पकड़ता है, विरोध कर देता है। तो ऐसे विरोध को महत्व हमें नहीं देना चाहिए। विरोध करने का मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा कि जो विरोध किया जाता है, वो ये सोच करके किया जाता है। ये आपने महसूस किया होगा कि जैसे आरएसएस के कार्यालय में ये योजना तैयार की गई, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ करके ये योजना जो है कुछ नेताओं ने तैयार की है। इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि आप तो कुछ भी बना लेते हैं, शाम को बनाया और सुबह आपने लागू कर दिया। जो आपने कहा कि एक्सपर्ट के माध्यम से बहुत तमाम राय ली गई होंगी, और बहुत सारे सीनियर्स ने इसमें सुझाव दिए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा, और शायद संशोधन या बदलाव की तो हर कानून में हमेशा जरूरत पड़ती रहती है समय के साथ। तो इसमें बहुत सारे बदलावों की जरूरत हो सकती है आने वाले समय में। लेकिन जो अभी विरोध सीधे-सीधे कर देना, वो आपको लगता नहीं है कि बिना सोचे समझे, ये वही राहुल गांधी जी हैं, जिनसे एनसीसी के बारे में पूछा गया था, तो इन्होंने कहा था कि मुझे एनसीसी के बारे में नहीं पता है, और साफ तौर पर पब्लिक मंच पर वो लाइव जो है टेलीकास्ट चल रहा था।
तो इनको सेना की समझ कैसे हो सकती है? जी। जी, ये वही बात है, ये विरोध बिना सोचे समझे करने वाली बात है कि हमें विरोध करना है, इस सरकार का तो हमें विरोध करना है। उसके पीछे कोई सकारात्मकता है या नकारात्मकता है, उनसे कोई मतलब नहीं है। यही कारण है, आपने कल हमारे प्रधानमंत्री जी लोकसभा में जब बोल रहे थे, तो जितना शोर-शराबा पीछे हो रहा था, एक सभ्य समाज को तो चाहिए कम से कम बात तो सुन लो। अगर बात सुनोगे तभी जवाब दे पाओगे। कोई इतना वहाँ शोर-शराबा, मेरे को तो मन में लगा कि शायद संसद में ही सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो अगर अग्निवीर जैसे लोग कोई डिसिप्लिन होके आएँगे तो कुछ तो देश का बनेगा। अग्निवीर जैसी मेरा ख्याल में, जैसे मैंने सुना है इज़राइल में भी कुछ ऐसी और देशों में भी स्कीम्स है कि अपने लोगों को तैयार किया जाए, और तैयार क्यों ना किया जाए, क्यों हम उनको बिना संस्कारों के, बिना संस्कृति के रहना देना चाहते हैं। मैं जब संस्कार शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक नीति डिसिप्लिन्ड बात होने के संस्कार कह रहा हूँ कि आदमी को पता होना चाहिए कि मैंने दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करना है, सुरक्षा कैसे करनी है, देश के बारे में सोचना कैसे है, समाज के बारे में कैसे सोचना है, ये संस्कार है। और मैं मानता हूँ कि अग्निवीर जब वहां जाएगा तो उसके बाद जब आएगा तो इस तरह से बनकर आएगा। इसके बाद की बात है, आज का जमाना परफेक्ट लोगों का है। अग्निवीर आके बाहर परफेक्ट होगा, उसको 11,71 लाख मिलेगा। उसके साथ वो कोई भी काम कर सकता है। सरकारी नौकरियां तो इतनी मिलने वाली है ही नहीं, होंगी नहीं। तो अगर कॉम्पिटेंट हो बन जाएगा तो अपने आप ही वो कुछ ना कुछ करेगा। तो इसलिए अग्निवीर तो जो बहुत बड़ी है, ये विरोध जो है, ये राजनीतिक विरोध है, ये राजनीतिक सत्ता के कारण विरोध है, और इसके पीछे कोई और लक्ष्य नजर नहीं आता मुझे। जी, जी। राजनीति की अगर हम बात करें तो 78 वर्षों में कभी कोई बहुत सारे भाषण हुए होंगे, रहे होंगे। यहाँ के लोगों ने तो बहुत कुछ प्रेरित किया है, किसानों के बेटे, जवानों के बेटे जाते ही हैं सेना में। लेकिन कभी कोई बड़ा सेमिनार नहीं किया गया, कभी कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं की गई जिसको लेकर के सेना के अंदर साहस, शौर्य या स्फूर्ति जैसी चीज़ें, उनकी बातचीत जो है हो सके। अब तो जो मंचों से हैं वो कविताएँ भी गायब हो गई हैं। पहले जब आप देखा करते थे, जब भी कोई राजनीतिक मंच लगता था, तो कवि बुलाए जाते थे। देशभक्ति रचनाएँ पहले पढ़ी जाती थी, फिर उसके बाद परिचय दिया जाता था, फिर जो चीफ गेस्ट आते थे, उनसे बातचीत की जाती थी। धीरे-धीरे साहित्य को हमसे अलग कर दिया गया। साहित्य से जब समाज अलग हो जाएगा तो वो क्या देखेगा, क्या सुनेगा? जो रचनाकार है, कलमकार है, वो क्या लिखता है और क्या दिखाना चाहता है, उसी दिशा की तरफ इस देश के नागरिक भी बढ़ते हैं। तो अभी तक जो रहा है, वो राजनीति के लोग तो वैसे ही सेना में कभी गए नहीं हैं, लेकिन अब सेना के लोग शायद राजनीति में जाएँ, तो इसका विरोधाभास चलिए तो आने वाले समय में जो है इस बात का जो है पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से बेटियों को आगे बढ़ाया जाने लगा है आर्मी में, हमारी देश की सेना में, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकमात्र ऐसे जो है सेना नायक हुए हैं, वो अपनी सेना के, जिन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से पहली शुरुआत की थी, जिसमें महिलाओं को और बेटियों को जो है प्राथमिकता दी गई थी। उस समय कोई भी ऐसी सेना नहीं थी पूरी दुनिया में जहाँ बेटियां लड़ती हों, किसी भी देश में। उसके बाद से बहुत सारे देश बने, जहाँ अब तो महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब आपको लगता है कि अग्निवीर योजना के साथ-साथ में आने वाले समय में और भी योजनाएँ ऐसी आ सकती हैं? क्या इस पर भी जो है सरकार कहीं न कहीं जो है सोचेगी? क्योंकि एक साथ अगर 2-3 योजनाएँ ऐसी आ गई तो मुझे लगता है विपक्ष के पास कुछ कहने को भी नहीं रहेगा। जी। जी, हमेशा ही हुआ है, कल से आज बेहतर हुआ है, चाहे प्रकृति से ले लो, चाहे सरकार से ले लो। और मैंने इस सरकार को अपनी 75 साल की एज में देखा है, जितनी दृढ़ता से इस सरकार ने काम किया है, जो भारत की स्थिति आज है, जितना मैं वैसे कहूँ, जितना दम भारत में आज है, इतना दम मैंने भारत में पहले कभी नहीं देखा था। जितना सशक्तिकरण सेना का मैंने सुना है, उतना सशक्तिकरण मैंने पहले कभी नहीं सुना था। जिस तरह बॉर्डर की सड़कें बना दी गई, मैंने पहले नहीं सुनी थी। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ नया होने वाला है, और जो मुझे समझ आ रहा है, आने वाला देश हमारा एक डिसिप्लिन्ड देश होगा, अगर ये सरकार सत्तारूढ़ रही। अगर वैसी सरकारें आ गई जो संसद में फ़लस्तीन जिंदाबाद का नारा लेकर आई हैं, वो सोच लेकर आई हैं, कल को पाकिस्तान जिंदाबाद की भी सोच लेके आ सकती हैं। जो ये सोच लेके आई हैं कि हिंदू हिंसक है, कल को वो
जैसे हिंदुत्ववादियों को भगाना है, सनातन को समाप्त करना है, फिर ये हिंदुत्ववादी भगा दोगे, सनातन भगा दोगे, तो सरकार कौन सी आएगी, किन लोगों की आएगी? क्या दोबारा पाकिस्तान वाली बात करना चाहते हो? तो इसलिए अग्निवीर आएगा तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात आएंगी वो इस बात को कि आने वाले समय में ऐसी बातें दोबारा ना हो, मुझे ये बहुत आशा है और मुझे जो आज की सरकार है उस पर विश्वास है। परंतु जो विरोधी लोग हैं वो कैसे विरोध कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा वो हमें देखना होगा। उसके लिए हमें सब नागरिकों को इकट्ठे होकर उन लोगों के साथ खड़ा होना होगा जो देश के साथ खड़े हैं, जो भारतीय संस्कृति के साथ खड़े हैं, जो भारतीय संस्कारों के साथ खड़े हैं। जी जी, रविंद्र कुमार शर्मा जी, आपने जिस तरह से देखा है विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन जहां 370 का विरोध हो सकता है, आप समझिए कि एक देश में 2 संविधानों को मान्यता जैसा देना काम विपक्ष ये चाहता है कि जो देश में 2 झंडे, 2 संविधान, 2 विधान जो चल रहे थे, उसको समाप्त किया। उसकी तरफदारी करने के बजाय बहुत सारे ऐसे नेता विपक्ष के हैं जो अभी भी 370 की वापसी चाहते हैं। उम्मीद है कि हम सरकार में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। क्या ये सेना का जो है एक तरह से सेना के खिलाफ जाने जैसा नहीं है, देश के खिलाफ जाने जैसा नहीं है, या फिर वो उन लोगों से कैसे जो है जो सैनिक हैं या फिर लोग इस देश के हैं वो कैसी उम्मीदें जो है रखेंगे? जी देखिए, जो लोग 370 को वापस लाने की बात करते हैं या जो लोग कुछ और इस टाइप की बातें कर रहे हैं, उनकी भावना से आप समझ सकते हो वो कितना इस देश से प्यार करते हैं। कांग्रेस तो शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है, देश विरोधी रही है, इसके तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। कांग्रेस ने हर जगह पर इसका विरोध किया है। इन लोगों की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की रही है। पहले इन्होंने भारत के 2 टुकड़े किए थे, पाकिस्तान बनाया, उसके बाद ये फिर इसके टुकड़े करने जा रही है। और जो इनकी सपोर्टिंग पार्टी है केरला वगैरह के अंदर में, मुस्लिम लीग वो पार्टी है जिसने कि जब भारत के टुकड़े हुए थे उस टाइम काम किया था उसको अलग करने का, लेकिन उसका कोई भी व्यक्ति गया नहीं, वो सारे यहीं पर हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं पर भारतीय सेनाओं का मनोबल तोड़ने का कार्य करते हैं हमेशा। जिस तरह से कि वो एयर स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक में इस देश के लोगों ने, इस देश के नेताओं ने, अनपढ़ नेता कहूंगा मैं उनको, बेवकूफ नेता कहूंगा उनको, जिन्होंने भारत की सेना से उसके सबूत मांगे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी थी या नहीं हुई थी। अगर अगली बार कभी ऐसा मौका मिलता है तो मैं तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जिन लोगों ने भी उस चीज के सबूत मांगे थे उनको जहाज के आगे बांध करके वहां पर भेजा जाके जाओ बम्बार्टमेंट हो रहा है या नहीं। इन लोगों का काम एक है कि ये विरोध के लिए विरोध करते हैं बस। इनको ये मतलब नहीं है कि देश कितना आगे बढ़ रहा है। हमने वो भी टाइम देखा था कांग्रेस के टाइम पर कि जब जो लोग सियाचिन ग्लेशियर या अपर मतलब श्रीनगर अबों में रहते थे उनके पास में ठीक से विंटर क्लोथिंग तक नहीं होते थे। आज ये लेक्चर देंगे क्या कि हम ये मतलब मोदी जी ये विरोध कर, ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो इस देश को कितना आगे बढ़ाया, इस देश की सेनाओं को कितना मजबूत किया है, इस देश की सेनाओं को एक अग्निवीर सिस्टम ला करके एक नया रास्ता दिखाया है कि हमेशा हमारे फौजें जवान रहे। उन्होंने तो वो कार्य किया, इन्होंने क्या किया था? कुछ भी नहीं। और जहां तक बात है बाहर जाने की कि 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इस हिसाब से तो आज भी देखिए कुछ यंग एज के अंदर में आकर के वो लोग छोड़ जाते हैं नौकरियां, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन इन लोगों का विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध होता है। इन लोगों की मानसिकता इस देश के खिलाफ है, इस देश के विरुद्ध है, इस सनातन के विरुद्ध है, हिंदुत्व के विरुद्ध है। ये एक मुस्लिम मानसिकता को यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ आज जो है मौजूद थे अग्निवीर का आखिर देश में विरोध क्यों हो रहा है, हमारे साथ श्याम विलास साहू साहब सैनिक हैं भारतीय वायुसेना के, हमारे साथ रविंद्र कुमार शर्मा साहब भी थे, अमरजीत अरोरा साहब ने भी अपनी बात रखी और देश को बताया कि नहीं बिल्कुल देश जो है वो सही हाथों में और सही जगह जो है देश जा रहा है। सेना को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह से नई नई योजनाएं आती हैं तभी विस्तारवाद हो पाता है, तभी विस्तार हो पाता है। सेना की सोच को आम नागरिकों की सोच में कैसे बदला जाए, कैसे उनकी सोच के साथ में सोच को मिलाया जाए, जिस तरह सिस्टम के अंदर कैसे सेना की सोच को डाला जाए, कैसे उनका जो अनुशासन है वो डाला जाए, डिसिप्लिन डाला जाए और जिसकी नजर देश प्रथम बनाया जाए, तो ऐसे नागरिकों का देश भारत बनने वाला है। और अगर ऐसी योजना जिससे लोग इस तरह की उम्मीद लगा करके बैठे हैं, आने वाले समय में अगर इस तरह का काम हो गया तो मुझे लगता है कि हमारे जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने सपना देखा था
कि हमने आजादी तो दे दी, अब देश बनाना आपका काम है। अब हमारा काम है कि हम देश कैसे बनाएं, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जी, नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय भारत।